Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will start the new chapter of grade 12, that is solid state. Students, it is very interesting and important chapter, so please watch the video carefully. Students, lower classes से हम पढ़ते आ रहे हैं कि there are three states of matter: solid, liquid and gases. लास्ट ईयर 11th क्लास में हमने लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट के बारे में डिटेल में स्टडी करी थी. इस वीडियो में मैं आपको सॉलिड स्टेट के बारे में बताऊंगी, जो हमारी 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है फिज़िकल केमिस्ट्री का. ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसे स्टार्टिंग में मैं आपको इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि सॉलिड स्टेट क्या होती है. वैसे हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ ही रहे हैं. जो सॉलिड्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो उनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो कोई आयन भी हो सकता है, कोई एटम भी हो सकता है और कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है. वो बहुत ही क्लोज पैक होते हैं, यानी एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है. ठीक है, और इसी वजह से वो सॉलिड्स जो है वो रिजिड होते हैं. रिजिड मतलब कि अगर हम उनको दबाएं तो वो दबते नहीं हैं, वो इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं. डेंसिटी उनकी हाई होती है और वो जो पार्टिकल्स जिनसे वो बना है वो अपनी जगह को छोड़ के नहीं जा सकते, वो अपनी ही जगह पर ऑसिलेट करते रहते हैं और इसीलिए इनकी एक पर्टिकुलर शेप भी होती है और इनका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम भी होता है. सपोज़ करो स्टूडेंट, मैं इस डस्टर की बात करूं तो ये डस्टर सॉलिड स्टेट में है. ठीक है, अब देखो इसकी एक डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट शेप है, एक इसका डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा. ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से कॉम्प्रेस करती हूँ तो ये दबता भी नहीं है, यानी कि इनकॉम्प्रेसिबल है. ऐसा क्यों? क्योंकि जिन पार्टिकल से ये बना है वो क्लोजली पैक हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के वो बहुत ही कम है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो जनरल सी बात थी जो मैंने आपको बताई कि सॉलिड्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. स्टूडेंट्स, सॉलिड्स को ब्रॉडली हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है क्रिस्टलाइन और दूसरा आता है एमॉर्फस. क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर फैशन में लगे होते हैं. रेगुलर फैशन में लगे होते हैं मतलब वो एक ऑर्डर में लगे हुए होते हैं. ठीक है, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर वो एक रेगुलर फैशन में नहीं लगे हुए होते, यानी कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं लगे होते हैं, वो बिखरे हुए होते हैं, वो प्रॉपर वे में अरेंज्ड नहीं होते हैं. ठीक है, क्योंकि जो क्रिस्टलाइंस होते हैं उनके पार्टिकल्स रेगुलर फैशन में लगे होते हैं, इसलिए उनका एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है, जबकि एमॉर्फस जो होते हैं उनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो रेगुलर फैशन में अरेंज नहीं होते. जो क्रिस्टलाइंस होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है. ठीक है, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है और वो प्योर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स होगा, लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता. ये एक रेंज होती है टेम्परेचर की कि भाई इस डिग्री से लेकर इस डिग्री के बीच में ये मेल्ट हो जाएगा, लेकिन कोई एग्जैक्ट टेम्परेचर हम नहीं बता सकते जिस पर कि वो मेल्ट होगा. ठीक है, जो क्रिस्टलाइंस होते हैं अगर इनको कट किया जाता है तो हमें बिल्कुल क्लीन कट मिलता है. ठीक है, उसके अंदर हमें सपोज़ करो कि जैसे कोई ये सॉलिड सब्सटेंस है और इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर फैशन में लगे हुए हैं और इसको मैं कट करती हूँ तो ये बिल्कुल क्लीन कट होगा, यानी हमें इस तरह का कट मिलेगा, बिल्कुल क्लीन सरफेस मिलेगी इसकी. लेकिन अगर एमॉर्फस सॉलिड है तो एमॉर्फस सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स जो है वो कहीं पर भी अरेंज होंगे और जब हम इसको कट करेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर जो हमें इसके एजेस मिलेंगे वो रफ़ एजेस मिलेंगे. यहाँ पर जो एजेस होंगे वो कैसे होंगे? रफ़ होंगे. ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं उनकी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है. हीट ऑफ फ्यूज़न का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स कि 1 मोल कंपाउंड को अगर हम मेल्ट करते हैं, उसको सॉलिड से लिक्विड स्टेट में लाते हैं, तो जो उसमें एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ फ्यूज़न. जो एंथैल्पी चेंज आता है वो
फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। एक तरह से जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो हीट ऑफ फ्यूज़न है वो एक ही मतलब है, बस डिफरेंस ये है कि मेल्टिंग पॉइंट में हम अमाउंट को फिक्स नहीं करते, जबकि हीट ऑफ फ्यूज़न के अंदर जो अमाउंट है सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट हम निकाल रहे हैं वो 1 मोल लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर इनकी कोई डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न नहीं होता। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ दो डिफरेंस छोड़ दिए, जिसमें एक तो यहाँ बात हो रही है कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, जबकि जो एमॉर्फस सब्सटेंस होते हैं वो स्यूडो सॉलिड्स होते हैं। और दूसरा डिफरेंस कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि जो एमॉर्फस सब्सटेंस है वो आइसोट्रोपिक होते हैं। ये दोनों मैंने अभी यहाँ डिस्कस नहीं करा, मैं इनको डिटेल में बताऊँगी। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले कि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रोपी शो करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आइसो? आइसो का मतलब स्टूडेंट्स हमें पता है क्या होता है, सेम होता है, यानी कुछ तो सेम है यहाँ पर। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ स्टूडेंट्स जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल एक्सपेंशन है, ये कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सभी डायरेक्शंस में सेम होती हैं। अगर वो सॉलिड हमारा कैसा है, एमॉर्फस है, तो डायरेक्शन के साथ ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, आइसोट्रोपी कहते हैं। और इस ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक सब्सटेंस कहेंगे। यही प्रॉपर्टी हमें गैसेस और लिक्विड्स में भी देखने को मिलती है, यानी गैसेस और लिक्विड्स भी आइसोट्रोपी शो करते हैं और एमॉर्फस सब्सटेंस भी आइसोट्रोपी शो करता है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है वो आइसोट्रोपी शो नहीं करता। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आइसोट्रोपी क्यों नहीं शो करता? क्योंकि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर फैशन में लगे होते हैं, और अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं तो स्टूडेंट्स देखो, कहीं पार्टिकल्स हैं, कहीं नहीं है, कहीं है, तो बीच बीच में ये पार्टिकल्स आते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है। यानी कि डायरेक्शन जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएंगी, यानी वो प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाएं वो कहलाती है एनाइसोट्रॉपी, एंड वो प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्शन के साथ चेंज ना हो उनको हम कहते हैं आइसोट्रोपी। तो एमॉर्फस सब्सटेंस जो है वो आइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं। अगला जो मैंने पॉइंट यहाँ स्टूडेंट्स छोड़ा था वो था ट्रू सॉलिड्स एंड स्यूडो सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, एक्चुअल में ये सॉलिड्स होते हैं, लेकिन जो एमॉर्फस सब्सटेंस होते हैं स्यूडो सॉलिड्स होते हैं। स्यूडो सॉलिड्स का क्या मतलब है कि दे आर नॉट ट्रू सॉलिड्स, मीन्स दे आर एक्चुअली सुपर कूल्ड लिक्विड। अगर हम लिक्विड को बहुत ठंडा कर दें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे सॉलिड को हम क्या कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। यानी एमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो स्यूडो सॉलिड्स हैं, वो ट्रू सॉलिड्स नहीं हैं, और ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। स्टूडेंट्स इसी पर बेस्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो बहुत ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत पुरानी 400 ईयर्स एगो की बहुत पुरानी बिल्डिंग्स जो होती हैं, उनके जो खिड़कियों पे शीशे होते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो वो ऊपर से पतले हो जाते हैं और नीचे से मोटे हो जाते हैं। बता सकते हो क्यों? क्योंकि ग्लास भी क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है, और ग्लास भी एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, और हम सबको पता है लिक्विड हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो। तो वो जो ग्लास है जो सॉलिड फॉर्म में हमें दिख रहा है, एक्चुअली वो सुपर कूल्ड लिक्विड है, और लिक्विड की टेंडेंसी फ्लो करने की है। और जब भी कोई चीज़ फ्लो करेगी तो कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगी, वो अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड में करेगी। तो वो जो ग्लास है वो धीरे धीरे फ्लो करता हुआ नीचे इकट्ठा हो जाता है, और जिसकी वजह से ऊपर से वो ग्लास क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और नीचे से वो ग्लास क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो ये एक एविडेंस है इस बात का कि ग्लास इज एन एमॉर्फस सब्सटेंस एंड एमॉर्फस सब्सटेंसेस आर स्यूडो सॉलिड्स, दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली बात हम यहाँ पे करते हैं क्रिस्टलाइट्स। स्टूडेंट्स
अभी हमने पढ़ा कि जो एमॉर्फस सब्सटेंस होते हैं उनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर फैशन में नहीं लगे हुए होते। लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि सपोज़ करो ये एक एमॉर्फस सॉलिड है और यहाँ पे सभी पार्टिकल्स इरेगुलर फैशन में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एरिया में ये जो है रेगुलर फैशन में लग जाते हैं। उस पर्टिकुलर छोटे से एरिया को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। यानी एमॉर्फस सॉलिड्स में जब शॉर्ट रेंज मिलती है हमें ऑर्डर्ड पार्टिकल्स की, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या कह देते हैं? क्रिस्टलाइट्स कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है स्टूडेंट और उसमें वो है एनीलिंग। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। एनीलिंग क्या होता है? देखो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग सा कि अगर हम पुरानी बिल्डिंग्स के शीशों को, ग्लासेस को देखें तो वो मिल्की अपीयरेंस देते हैं, यानी धुंधलापन आता है, वो ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि उन पर डस्ट जमा हो गई है या उसके ऊपर किसी तरह की गंदगी जमा हो गई, नहीं। अगर हम उसको डस्ट को साफ़ भी कर दें तब भी वो मिल्की अपीयरेंस देते हैं, यानी कि उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो जाती है। क्यों होता है? क्योंकि ग्लास एक्चुअली था क्या? एमॉर्फस था, लेकिन इतने लंबे टाइम के बाद में वो कभी कूल हुआ, कभी वो जो है हॉट हुआ, कभी गर्मी का मौसम आया, कभी सर्दी का मौसम आया, कभी बारिश आई, तो इतने टेम्परेचर्स में फ्लक्चुएशंस हुए कि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स थे जो इरेगुलरली अरेंज थे वो रेगुलरली अरेंज होना शुरू कर देते हैं। यानी जो एमॉर्फस ग्लास है वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, और जिस जिस पार्ट में वहाँ पर क्रिस्टलाइन में वो पोर्शन होता है उसका, वो मिल्की अपीयरेंस देने लग जाता है, यानी वो ट्रांसलूसेंट होने लग जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इस फिनोमिना को, जिसमें कि स्लो कूलिंग एंड स्लो हीटिंग की वजह से कोई एमॉर्फस सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाता है, इस पूरी जो है फिनोमिना को हम एक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, और वो क्या कह सकते हैं? एनीलिंग। यानी अगर कोई हमसे पूछे कि ओल्ड विंडो ग्लासेस मिल्की क्यों हो जाते हैं, तो हम एक वर्ड में आंसर देना चाहें तो हम कह सकते हैं ड्यू टू एनीलिंग। अब एनीलिंग क्या होता है ये हम बता सकते हैं कि एक लंबे टाइम तक स्लो हीटिंग और स्लो कूलिंग के बाद में कोई भी जब एमॉर्फस सब्सटेंस है वो क्रिस्टलाइन बन जाता है, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? एनीलिंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, एनीलिंग के प्रोसेस के द्वारा हम एमॉर्फस को किस में कन्वर्ट करते हैं? क्रिस्टलाइन में। अब इसी तरीके से क्रिस्टलाइन को भी एमॉर्फस में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? अगर हम किसी सॉलिड को, वो क्रिस्टलाइन हो, वो सॉलिड है, हमने उसको मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करने के बाद एकदम रैपिड कूल कर दिया उसको, हमने जो वो मेल्ट होने के बाद उसके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया था, वो इरेगुलरली अरेंज हो गए थे, हमने उनको टाइम ही नहीं दिया अरेंज होने का, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो पार्टिकल्स जो है वो इरेगुलरली अरेंज्ड रह जाएंगे, और उस समय में वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमॉर्फस में। यानी कि हम एमॉर्फस सब्सटेंस को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं एनीलिंग प्रोसेस के द्वारा, और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को एमॉर्फस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम उस सॉलिड के मेल्ट को रैपिड कूल कर दें, या हम किसी लिक्विड को, किसी वेपर को जो है हम रैपिडली कूल करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, तो वो कौन सी फॉर्म में आ जाएंगे? एमॉर्फस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट, जो क्वार्ट्स होता है, क्वार्ट्स और जो सिलिका ग्लास होता है, अगर इनका फॉर्मूला देखा जाए शॉर्ट में, वैसे तो बड़ा फॉर्मूला होता है, शॉर्ट में अगर देखें तो SiO2 होता है, लेकिन जो क्वार्ट्स है वो क्रिस्टलाइन होता है, जबकि सिलिका ग्लास जो होता है वो कैसा होता है? एमॉर्फस होता है। जो क्वार्ट्स होता है इसके अंदर SiO4 के जो ग्रुप्स होते हैं ये टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये फिर किससे जुड़ जाएगा? टेट्राहेड्रल से जुड़ जाएगा, और इस तरीके से ये टेट्राहेड्रली जुड़ जाते हैं सिस्टमैटिक वे में, प्रॉपर वे में। तो इसलिए ये जो क्वार्ट्स है वो SiO4 के टेट्राहेड्रल्स के रेगुलर अरेंजमेंट से बनता है, और इसीलिए क्वार्ट्स हो जाता है क्रिस्टलाइन, जबकि ग्लास जो होता है वो इसकी एमॉर्फस फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ जो इस चैप्टर का बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट और नया टॉपिक है आप लोगों के लिए।
ठीक है। और वो क्या है कि हम स्पेस लैटिस किसे कहते हैं और हम यूनिट सेल किसे कहते हैं। स्पेस लैटिस किसे कहते हैं और यूनिट सेल किसे कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, पहले मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। ये डायग्राम आपको इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि स्पेस लैटिस किसे कहते हैं। देखो स्टूडेंट, मैंने ये क्यूब बनाया, अब मैं ये दूसरा क्यूब बना रही हूँ। अब मैंने इस तरह से इनको जोड़ दिया, ये क्यूब बन गया, देखो, ठीक है। अब मैंने इनका सेंटर पॉइंट लिया और मैंने इनको इस तरीके से मिला दिया, ठीक। अब मैंने इन लाइंस का सेंटर पॉइंट लिया ये, और इन लाइंस का सेंटर पॉइंट लिया ये, ठीक। और इनको हमने मिला दिया इस तरीके से, ठीक। अब हमने इसके सेंटर्स मिला दिए आपस में और अब हमने इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने यहाँ पे जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर एटम्स लगा दिए। तो देखो यहाँ पे जो मैं ये रेड पेन से बना रही हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो रेगुलर फैशन में जुड़े हुए हैं, और रेगुलर फैशन में जुड़ने के बाद ये 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस पूरे 3D स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, स्पेस लैटिस। इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, स्पेस लैटिस कहेंगे, या इसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल। ये 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं किसी सॉलिड के, वो सिस्टमैटिकली और प्रॉपर वे में अरेंज होकर एक 3D स्ट्रक्चर बना दे, तो उस 3D स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल बोलेंगे, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स हम ध्यान से देखें तो जो ये स्पेस लैटिस है, ये बहुत सारी एक जैसी छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर के बना हुआ है। जैसे कि मैं इसको अगर मैं इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा फिल कर दूं तो आपको क्लियर होगा। ये वाला पोर्शन अगर मैं फिल करती हूँ, ये जो शेडेड एरिया है आपका, ये शेडेड एरिया, ये इस क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट है और ये रिपीट हो रहा है। देखो ये एक बार रिपीट हुआ, ये दूसरी बार रिपीट हुआ, ये तीसरी बार रिपीट हुआ, ये चौथी बार रिपीट हुआ, ये पांचवी बार रिपीट हुआ, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं, यानी कि ऐसी 8 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद क्या बना रहे हैं, स्पेस लैटिस बना रहे हैं। तो इस यूनिट को, इस शेडेड यूनिट को हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। इस शेडेड एरिया को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, यूनिट सेल बोलेंगे। देखो स्टूडेंट्स, जिस तरह के सपोज़ करो कि एक कमरा है और उस कमरे में जो कमरा है सपोज़ करो वो क्रिस्टल है, और वो क्रिस्टल बताओ वो कमरा किससे बना है, ब्रिक से बना हुआ है, और वो ब्रिक्स जो है वो रिपीटेड हो रही है ओवर एंड अगेन। एक के ऊपर एक हमने ईंट लगा रखी है, हमने जो है उसको राइट साइड में भी लगा रखा है, लेफ्ट में भी लगा रखा है, ऊपर भी लगा रखा है, नीचे भी लगा रखा है। वो सब ईंटें आपस में जुड़कर एक क्या बनाती है, रूम बना देती हैं, ठीक है। तो जो वो रूम है वो एक तरह से क्या हो गया, क्रिस्टल हो गया। और उस रूम को बनाने वाली कौन है, ब्रिक्स हैं, और वो ब्रिक्स जो हैं वो रिपीटेडली जो है वो जुड़ रही हैं एक रेगुलर फैशन के अंदर, ताकि वो रूम हमें एक पर्टिकुलर शेप का मिल जाए। तो उस ब्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल्स बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, यूनिट सेल की क्या डेफिनेशन हुई, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन अ रेगुलर फैशन टू मेक अ 3D स्ट्रक्चर, ठीक। अब देखो स्टूडेंट्स, यूनिट सेल से ही किसकी डेफिनेशन निकल जाती है, स्पेस लैटिस की निकल जाती है। देखो स्पेस लैटिस किससे बना है, यूनिट सेल से। यूनिट सेल्स आपस में जुड़कर क्या बना देती हैं, स्पेस लैटिस। तो बताओ स्पेस लैटिस की क्या डेफिनेशन हुई, व्हेन द यूनिट सेल्स join together repeatedly over and again in a regular fashion, then a 3D structure is formed and that 3D structure is called as space lattice, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं इसके बाद में आपको बताऊंगी यूनिट सेल्स के बारे में कि यूनिट सेल्स कितने तरह की होती हैं और उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है।
तो स्टूडेंट्स अब हम टाइप ऑफ यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर हम यूनिट सेल्स को क्लासीफाई करें तो मेनली इसको हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला आता है इसमें प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल, सेकेंडली इसमें आता है नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स। स्टूडेंट्स, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल्स का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो हमने ये क्यूब बना दिया, तो क्यूब के केवल कॉर्नर्स के ऊपर ही क्या होंगे, एटम्स होंगे। ये जो हमारे एटम्स हैं ये केवल कहाँ है, कॉर्नर्स के ऊपर ही हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, जिसमें एटम्स केवल कॉर्नर्स पर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड केस आता है नॉन प्रिमिटिव यानी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें कॉर्नर्स पर तो एटम्स होंगे ही, इसके अलावा वो क्यूब में कहीं ना कहीं होंगे। जैसे BCC नाम से पता लग रहा है स्टूडेंट्स, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें जो एटम्स होंगे वो कॉर्नर पर तो होंगे, जैसे कि ये हैं, पहले सिंपल क्यूबिक में थे जैसे प्रिमिटिव की तरह ही, लेकिन इसके साथ साथ इस पूरे क्यूब के सेंटर में भी होगा। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो होगा स्टूडेंट्स, उसमें एटम्स हमारे कॉर्नर पर तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ फेस के सेंटर पर भी होंगे। स्टूडेंट्स, टोटल फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं। एक फेस ये ऊपर है, इसके सेंटर पर आ गया, एक फेस इधर है इसके सेंटर पर, एक फेस नीचे है इसके सेंटर पे, एक फेस यहाँ है इसके सेंटर पर, एक फेस पीछे है इसका सेंटर, और एक फेस आगे है इसका सेंटर। और इस तरह से 6 फेसेस हो गए, और हर फेस के सेंटर पर एक एटम होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एंड सेंटर्ड क्यूबिक में स्टूडेंट्स क्या होगा कि एटम्स कॉर्नर पर तो होंगे ही, प्लस फेस के सेंटर पर होंगे, लेकिन हर फेस के सेंटर पे नहीं होंगे, ऑपोजिट फेस के सेंटर पर होंगे, जैसे ये ऊपर और नीचे। या अगर मैं इसको इस तरह से लगा दूं लेफ़्ट एंड राइट में, या इसको मैं जो है इस तरह से लगा दूं फ्रंट एंड बैक में। ठीक है, इसको हम ऑल्टरनेटिव फेस भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे कह सकते हैं, एटम है फिर यहाँ नहीं है, ठीक है, फिर यहाँ पर एटम है फिर यहाँ नहीं है, तो इस तरह से ये कौन सी एटम जो है वो कौन से फेसिस पर हो गए, ऑल्टरनेटिव फेसिस पे कह सकते हो आप, या इसको क्या कह सकते हो, अपोजिट फेसिस पर कह सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम पूरे एक रूम को, एक किसी चीज़ को हम एक क्यूब मान लें, तो स्टूडेंट्स उसमें कॉर्नर कितने होते हैं, 8। किसी भी क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8। एजेस कितने होते हैं, 12। और उसमें फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, किसी भी क्यूब के अंदर टोटल एजेस कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक, 12 एजेस को हम किस तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, ये सारा स्ट्रक्चर जो है ना, एक्चुअली ये 3D स्ट्रक्चर है, और इसको समझने के लिए हमें मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एक सिंपल सा मॉडल आपको दिखाकर फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। स्टूडेंट्स, आप इसको देखिए। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिए आपको कितने जो है आपको कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, कितने कॉर्नर्स हो गए, 8। तो ये हमारा क्या बन गया, सिंपल क्यूब बन गया। ठीक है, कॉर्नर कितने हो गए, 8 हो गए। अब हम एजिस की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो एजिस कौन से होंगे, देखो 1 2 3 4 एजिस हो गए। फिर इसके बाद में 5 6 7 8। ठीक, उसके बाद में इन दोनों को मिलाने वाला हो गया आपका, क्या हो जाएगा, ये आपका 9 10 11 12। ठीक है, यानी कि कॉर्नर्स को जोड़ने वाले जो लाइनें होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, एजिस बोलेंगे। तो यहाँ पर कितनी हो गई, 1 2 3 4। ऐसे ही पीछे हो गई 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से टोटल एजेस कितनी हो जाते हैं स्टूडेंट्स, 12 हो जाते हैं। फेसिस की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स किसी भी फेस, ये क्यूब है तो इसका एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये, एक फेस ये, एक ऊपर और एक नीचे। टोटल कितने फेस हो जाते हैं, 6 फेसिस हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको एक सिंपल क्यूब मानती हूँ स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर ये सिंपल क्यूब हो गया हमारा, तो इसमें जो कॉर्नर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे।
अगर स्टूडेंट्स हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को देखते हैं तो इसके अंदर कॉर्नर पर तो एटम है ही, प्लस बॉडी के सेंटर पर है। जैसे कि हम यहाँ देखें तो यहाँ पे कॉर्नर पर तो है ही एटम, और साथ में बॉडी के सेंटर में है। ये जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही बॉल स्टूडेंट्स, ये बॉडी के सेंटर में, इस पूरे क्यूब के सेंटर में है। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए कि ये आपके जो वाइट कलर की बॉल्स हैं, ये आपका क्या है, कॉर्नर है। और इसमें कितने फेसेस है, जैसे ये आपका है तो इसके सेंटर में एक फेस हो गया, फिर इधर एक फेस हो गया, फिर यहाँ एक फेस हो गया, फिर एक यहाँ फेस हो गया। टोटल फेस कितने हो गए, 1 2 3 4, और एक ऊपर फेस हो गया और एक नीचे फेस हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, फेस का सेंटर। जो वाइट बॉल्स हैं वो कॉर्नर्स पर हो गई, और जो ऑरेंज कलर की बॉल्स हैं वो फेस के सेंटर पर हो गई। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसको ऐसे मानूं, ठीक है, तो आपको एक ही फेस का सेंटर दिख रहा होगा और एक फेस का सेंटर इसके पीछे हो और कॉर्नर हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंड सेंटर्ड बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक्चुअली स्टूडेंट्स हम क्या चाहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंपल क्यूब सेल निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंपल क्यूब, नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी, नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी, नंबर ऑफ एटम्स इन एंड सेंटर्ड क्यूबिक, इनको निकालने के लिए पहले हमें ये देखना होता है कि पार्टिकल्स का कितना कंट्रीब्यूशन है। कॉर्नर पे जो एटम है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, फेस के सेंटर पर है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, एज के सेंटर पर है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, और अगर कोई बॉडी के सेंटर पर एटम है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। एक तो स्टूडेंट्स तरीका ये है कि हम इसको सीधा क्रैम कर लें कि जो कॉर्नर पर होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, जो फेस के सेंटर पर होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, जो एजेस के सेंटर पर होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, और जो बॉडी के सेंटर पर होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। एक तरीका तो ये है कि हम इसको क्रैम कर लें। दूसरा तरीका ये है कि पहले इसको हम समझ लें और फिर इसको हम क्रैम करें। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि इसको हम समझें कैसे। स्टूडेंट सपोज करो मैं इसकी बात करती हूँ, ये एक सिंपल क्यूब समझ लो आप, ठीक है, ये इसके कॉर्नर हैं। ठीक, अब स्टूडेंट्स ये हमारी एक यूनिट सेल है। अगर मैं एक यूनिट सेल इसकी यहाँ पे जोड़ दूँ, एक इसके आगे और एक जो इसके आगे यहाँ जोड़ी थी उसके आगे, यानी टोटल कितनी यूनिट सेल्स हो गई, 4। अब इन 4 यूनिट सेल्स के ऊपर 4 यूनिट सेल्स और जोड़ दूँ मैं, ठीक है। और सपोज करो मैं इस वाली जो ब्लू कलर की बॉल है मैं इसकी बात करती हूँ, तो बताओ ये जो हमारी 8 यूनिट सेल्स हुई, 4 नीचे हुई और 4 ऊपर हुई, उनमें से ये बॉल जो है वो कितनी यूनिट सेल्स को शेयर हो रही है, यानी कितनी यूनिट सेल्स के लिए कॉमन है। देखो स्टूडेंट्स, जो इसके आगे है उसके लिए भी कॉमन है, जो इसके इधर है उसके लिए भी कॉमन है, जो इसके आगे है उसके लिए भी ये कॉमन है। तो ये 4 के लिए कॉमन हो गई, और 4 ही यूनिट सेल्स ऊपर होंगी तो ये उसके लिए भी क्या होगी, कॉमन होगी। ठीक है, यानी कि ये शेयर, यानी कि एक यूनिट सेल में इसकी शेयरिंग कितनी हुई, कंट्रीब्यूशन कितना रहा इसका, पूरा तो नहीं रहा इसका कंट्रीब्यूशन, कितना रहा, अगर 8 एटम्स हैं तो उसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/8 हुआ, क्योंकि इसको कितनी यूनिट सेल शेयर कर रही हैं, 8 यूनिट सेल शेयर कर रही हैं। ठीक है, अब अगर मैं फेस सेंटर की बात करूं स्टूडेंट्स, सपोज करो मैंने ये वाला फिगर लिया फेस सेंटर के लिए। अब आप सोचो कि ये वाला एक यूनिट सेल और इसके इधर एक यूनिट सेल जुड़ी हुई है, तो उसके लिए तो ये फेस का सेंटर कॉमन हो गया। अब अगर मैं इसके ऊपर इसके आगे कितनी भी यूनिट सेल्स जोड़ती रहूं, लेकिन ये उसके लिए कॉमन तो नहीं रहेगा। ये कितनों के लिए कॉमन रहा, 2, यानी 2 यूनिट सेल्स को ये शेयर कर रहा है। इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा, 1/2। 2 यूनिट सेल्स को ये शेयर कर रहा है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा, 1/2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि मैं एजिस की बात करूं स्टूडेंट्स, तो एजिस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4। सपोज करो मैं इस वाले एज की बात करती हूं जो आपकी तरफ है, और इस एज के सेंटर पे सपोज करो यहाँ कोई एटम है, यहाँ पे जहाँ मेरी उंगली है ये, यहाँ कोई एटम है, तो बताओ वो कितनी यूनिट सेल्स को के लिए कॉमन होगा। एक तो इसके लिए, एक इसके आगे के लिए, एक इसके ऊपर के लिए, और जो इसके आगे थी उसके ऊपर के लिए, यानी ये कितनी यूनिट सेल्स के लिए कॉमन होगा, 4 यूनिट सेल्स के लिए कॉमन होगा, यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, और जो ये बॉडी के सेंटर पर है स्टूडेंट्स, जो बॉडी के सेंटर पर है ये वाला, ये तो इसके आसपास कितनी भी यूनिट सेल्स लग जाएं, ये तो किसी के कांटेक्ट में आ ही नहीं रहा, यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर कॉर्नर पर है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन है 1/8, फेस के सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन है 1/2, एजिस वाले का पर जो एजिस के सेंटर पे कोई एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 हो गया, और जो बॉडी के सेंटर पर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों बातें समझ में आ गई और हमने ये स्ट्रक्चर भी समझ लिए। ठीक, अब हमें स्टूडेंट्स निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स। इन सभी केसेस के अंदर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे तो केवल कॉर्नर पर ही एटम है, और कॉर्नर पे जब एटम होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, तो हमने यहाँ 1/8 लिख दिया। और कॉर्नर पे टोटल एटम्स हैं कितने, 8, तो हमने 1/8 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 1 आ गया। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो कॉर्नर पर तो एटम है ही, तो उसके लिए तो वही फॉर्मूला बना 1/8 × 8 = 1 बना। और जो बॉडी के सेंटर पे था वो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1 है। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, टोटल एटम्स कितने हो गए, 1 कॉर्नर के कारण और 1 बॉडी सेंटर के कारण, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो कॉर्नर के लिए तो वही बात आई हमारी 1/8 × 8 = 1। ठीक है, अब फेस के सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/2, और टोटल फेसेस कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 6 होते हैं। तो हमने 1/2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से, तो क्या आ गया 3, और 1 + 3 = क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहते हैं एंड सेंटर्ड के लिए। तो कॉर्नर के लिए तो फिर वही फॉर्मूला 1/8 × 8 = 1। अच्छा, अब फेस का सेंटर है तो भाई फेस के सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2, लेकिन एंड सेंटर के अंदर होते कितने फेस हैं, 2 ही होते हैं। तो 1/2 × 2 = क्या हो गया, 1 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 1 + 1 = कितने हो गए, 2 हो गए। तो स्टूडेंट्स ये हमें निकालना भी आना चाहिए और हमें याद भी रहना चाहिए। सिंपल क्यूबिक के लिए 1 है, बीसीसी के लिए 2 है, एफसीसी के लिए 4 है और एंड सेंटर्ड के लिए 2 है। ये हमने क्या निकाले हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि हमने नंबर ऑफ एटम्स क्यों निकाले। स्टूडेंट्स ये नंबर ऑफ एटम्स हमने इसलिए निकाले क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, और उन न्यूमेरिकल्स में हमें किसी कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना होता है। तो उस फॉर्मूले को निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने होते हैं, और उससे हम वो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब सपोज़ करो मैं यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल कराती हूँ तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ये वाला पोर्शन मेरे ख्याल से मैं रब कर सकती हूँ, है ना। अब सपोज़ करो स्टूडेंट्स की एक जो है क्रिस्टल है, ठीक है, उसके अंदर जो एक्स है, एक्स जो एटम्स हैं, सपोज करो एटम ही समझ लो इनको, एक्स एटम्स जो हैं वो कहाँ है, कॉर्नर पर है, और जो वाई एटम्स हैं, ठीक है, वो बॉडी के सेंटर पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स पहला काम हमारा ये है कि हम x और y लिख दें। ठीक है, अब देखो x एटम्स कहाँ है, कॉर्नर पर है, कॉर्नर पर है तो हमने कर दिया 1/8 × 8, और बॉडी के सेंटर पर है तो भाई बॉडी के सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना था, 1 था, तो y को हमने 1 कर दिया। इसको काटा तो बोलो क्या आ गया, x1 y1, यानी फॉर्मूला क्या आ गया, xy आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि मैं इसके अंदर एक और एटम इंक्लूड कर दूं, सपोज करो मैंने Z इंक्लूड कर दिया और मैंने ये कहा कि जो Z एटम्स हैं वो कहाँ हैं, फेस के सेंटर पर है, तो बताओ मैं अब यहाँ पे क्या लिख दूंगी, Z भी लिख दूंगी। अच्छा, Z एटम फेस के सेंटर पर है, फेस के सेंटर का कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स कितना है, फेस के सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था, 1/2 आ रहा था, और टोटल फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो बताओ Z क्या आ जाता, 3, यानी हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता, XYZ3 बन जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं जो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक थोड़ा सा हटके है इसमें न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, और वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, तो वो मैं आपको और बता देती हूँ कि अगर एक क्रिस्टल है
और वो क्रिस्टल किसका है? गोल्ड का है। तो हमारे पास में गोल्ड का क्या है? क्रिस्टल है, गोल्ड है, और गोल्ड का क्या है? क्रिस्टल। और ये क्रिस्टल किस में है? FCC में है, ठीक है। और 1 ग्राम गोल्ड है हमारे पास में, ठीक है। और गोल्ड का जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास 197 AMU है, ठीक है। तो हमें इसमें निकालनी है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। हमें इसमें क्या निकालनी है? नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालनी है। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल इतना आसान नहीं है, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल देख के हमें पहले तो यही नहीं पता लगता कि हमें करें क्या। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्होंने हमें क्लू दिया है FCC, ठीक है। तो 4 एटम्स, FCC में कितने एटम्स होते हैं स्टूडेंट? 4 होते हैं। तो 1 ग्राम गोल्ड में कितने एटम्स होंगे? हमें ये निकालना है। तो हम कैसे निकालें स्टूडेंट्स इसके बारे में? तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इसको कि सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स। 1 ग्राम गोल्ड में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, हम पहले ये निकालेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास इतना है, 197 AMU है। तो एटॉमिक मास के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 6.02 × 10⁻23 एटम्स। ये आ गया हमारा। अगर ये 1 AMU होता तो कितना आता? 6.02 × 10⁻23 अपॉन 197 क्या आ जाता? AMU आ जाता। ये हम क्या निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ एटम्स। तो ये जो नंबर ऑफ एटम्स हमारे निकल रहे हैं, ये कितने AMU में निकल रहे हैं? हमारे 1 AMU में, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, 4 एटम्स होते हैं तो यूनिट सेल कितनी होती है? 1 FCC में जो एक यूनिट सेल है उसमें कितने एटम्स होते हैं? 4, यानी 4 एटम्स होते हैं तो यूनिट सेल कितनी होती है? 1 होती है। तो अगर इतने एटम्स होंगे, यानी कि 6.02 × 10⁻23 अपॉन, सॉरी ये AMU नहीं है, ये क्या है? एटम्स हैं। तो 6.02 × 10⁻23 अपॉन 197 अगर एटम्स है तो कितनी यूनिट सेल्स हो जाएंगी स्टूडेंट्स? 1/4 × 6.02 × 10⁻23 अपॉन 197 क्या आ जाएंगी? ये हमारी यूनिट सेल्स आ जाएंगी। आई बात समझ में? अब सपोज करो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे गोल्ड की जगह पे क्या ले लेती? सोडियम ले लेती। तो बताओ, सोडियम तो FCC में नहीं होता, सोडियम किस में होता है? BCC में होता है। और सोडियम का एटॉमिक मास कितना आ जाता? 23 आ जाता। और मुझे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालनी होती। तो बताओ, यहाँ 197 AMU की जगह क्या आ जाता? 23 AMU आ जाता। तो यहाँ पर भी क्या आ जाता? 23 आ जाता। अब BCC के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कहती कि भी 2 एटम्स हैं तो 1 यूनिट सेल है। अगर 6.02 × 10⁻23 जो है हमारे अपॉन 23 एटम्स होंगे तो कितनी यूनिट सेल्स होंगी? मैं इसको किससे कर दूंगी? 1 बाई क्या आ जाएगा? 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल समझ में आया आपको? 4 एटम्स होते हैं तो कितनी यूनिट सेल होती है? 1। तो अगर इतने एटम्स होंगे तो कितनी यूनिट सेल होगी? एक्चुअली इन्होंने क्या स्टूडेंट्स कि यहाँ में नंबर ऑफ एटम्स दिए ही नहीं गोल्ड के। 1 ग्राम गोल्ड हमें मास दे दिया है और उसका एटॉमिक मास दे दिया है, तो उससे हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। बस यही इसका डिफ़िकल्ट पार्ट है, अदरवाइज़ तो न्यूमेरिकल आपका सिंपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की वीडियो जो मैं आपको समझाया, एक नया चैप्टर शुरू करा मैंने आपके लिए, सॉलिड स्टेट। उसमें मैंने पहले आपको सॉलिड स्टेट होती है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, फिर मैंने उनको क्लासीफाई करा एमॉर्फस में और क्रिस्टलाइन में। फिर वहाँ हमने कई सारी टर्म्स पढ़ी, जैसे एनाइसोट्रोपी किसे कहते हैं, क्रिस्टलाइट्स किसे कहते हैं, स्यूडो सॉलिड्स क्या होता है, ओल्ड विंडो ग्लासेस नीचे से मोटी क्यों हो जाती हैं, ओल्ड विंडो ग्लासेस मिल्की क्यों हो जाती है। हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करे। फिर उसके बाद हमने स्टडी करा कि
क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस किसे कहते हैं, यूनिट सेल किसे कहते हैं, और अब मैंने आपको बताया कि यूनिट सेल्स कितने तरह की होती हैं और जो इनके नंबर ऑफ़ एटम्स हैं हम उनको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और उससे रिलेटेड मैंने आपको 1-2 न्यूमेरिकल्स भी कराए। आई होप आपको ये आज मैंने आपको जो चैप्टर नंबर 1 में से समझाया वो सारा समझ में आ गया होगा। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।